नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे सीमन सेक्सिंग फैसिलिटी की, जो कि इंडिया में पहली बार बनने जा रहा है। तो दोस्तों, अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सीमन सेक्सिंग फैसिलिटी है क्या और ये एक्चुअली में फार्मर्स के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगी। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ये जो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी है, इसका मेन पर्पज है कि किसी भी एनिमल के जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं उनके सीमन में कुछ इस तरीके से बदलाव करना, ताकि यहां पर जो बच्चे पैदा हो वो ज्यादा से ज्यादा फीमेल कैटेगरी में पैदा हो, ना कि मेल कैटेगरी में। यानी मेल कॉल्फ की जगह फीमेल कॉल्फ की संख्या को बढ़ाना ही इस टेक्नोलॉजी का पर्पज है। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी गाय हो या भैंस दोनों के लिए ही इंप्लीमेंटेबल है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से मेल कॉल्फ की अब जरूरत काफी कम हो गई है। अब हमें भैंसा या बैल की जरूरत खेती में नहीं पड़ती, और इसीलिए दोस्तों यहां पर एक तरीके से अब इनका ज्यादा पैदा होना फार्मर्स के लिए एक सिरदर्दी बन चुकी है। क्योंकि देखिए, जब शुरू में बच्चे पैदा होते हैं तो यहां पर गाय या भैंस से दूध निकालने के लिए उनको 2 या 3 साल तक फार्मर्स को अपने पास रखना पड़ता है, और वो एक तरीके से रिसोर्सेज पर पलते हैं, और ये एक काफी कॉस्टली डील हो जाता है फार्मर्स के लिए। क्योंकि बाद में वो एक तरीके से जो मेल कॉल्फ है किसी काम के रहते नहीं है, तो उनको छोड़ दिया जाता है फार्मर्स के द्वारा। ये रास्तों पर घूमते हैं और एक्सीडेंट या ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फार्मर्स को भी यहां पर काफी कॉस्टली पड़ता है ये। अगर दोस्तों यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा मेल कॉल्फ प्रोड्यूस, एक तरीके से माफ कीजिएगा, मेल कॉल्फ की जगह फीमेल कॉल्फ प्रोड्यूस करते हैं, तो बाद में वो दूध देने वाले एनिमल्स बन जाएंगे, और इससे फार्मर्स जो है इनिशियल जो 2 या 3 साल तक रखने का खर्चा होता है वो आगे जाकर भी एक तरीके से रिटर्न का काम करेगा। तो ये ओवरऑल इसका पर्पज है। अब आइए समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझना है काम कैसे करेगा, तो आपको सबसे पहले सीमन और स्पर्म में क्या डिफरेंस होता है ये समझना होगा। देखिए दोस्तों, जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो सीमन का एक पार्ट होता है, और यहां पर सीमन में स्पर्म सेल्स के अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो एक तरीके से दोस्तों, ये जो स्पर्म सेल्स हैं ये एक्चुअली जो फीमेल होती है उसके एग के साथ जाके एक तरीके से यहां पर वो फ्यूज करते हैं, और यहां पर ये जो स्पर्म सेल में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहां पर इस तरीके से दोस्तों चेंजेस करने की बात हो रही है इस टेक्नोलॉजी के अंडर में, ताकि यहां पर जो फीमेल प्रोड्यूसिंग एक तरीके से स्पर्म्स हैं उसको यहां पर कम किया जा सके या उसको हटाया जा सके। तो ये सारा कुछ होगा कैसे, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये काफी सिंपल है, और सिंपल इस वजह से है दोस्तों क्योंकि कैटल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है और ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो एक जैसा ही है। यहां पर एक जैसा होने का मतलब कि देखिए, जो मेल के द्वारा एक्चुअली में इमिट किया गया जो स्पर्म होता है उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्स वाई, और एक तरीके से दोस्तों जो मदर होती है उसके जो एग के जो क्रोमोसोम्स के एक तरीके से क्वालिटीज होती हैं वो होती हैं एक्स एक्स। अब देखिए दोस्तों, जो ये एक्स एक्स है वो एक तरीके से फीमेल का सिंबल है, और जो एक्स वाई है वो एक तरीके से फादर का सिंबल है। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्स एक्चुअली में जो स्पर्म होता है वो वाई वाला जाएगा या एक्स वाला जाएगा। एक तरीके से सीमन के साथ जो स्पर्म सेल जा रहा है वो सेल जो है एग के साथ फ्यूजन करेगा। वो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम यही है कि वो मेल का एक्स होगा या वाई होगा, और वुमन का ऑलरेडी एक्स होता है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर एक्स के साथ वाई फ्यूजन करता है तो जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा, और अगर एक्स के साथ एक्स फ्यूज करता है तो जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो फीमेल होगा। सेम दोस्तों यही केस जो है जानवरों में भी होता है। जो यहां पर मेल काउंटर पार्ट होता है जानवर का, ये गाय या भैंस का, वो एक्चुअली में दोस्तों उनके में भी जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही होती है। और यहां पर दोस्तों एक्चुअली हम साइंस के थ्रू यहां पर ये करेंगे कि जो स्पर्म सेल्स हैं उनकी संख्या हम यहां पर कम करने की कोशिश करेंगे, जो एक्चुअली में मेल का है, यानी वाई वाला जो क्रोमोसोम है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, और एक्स वाले को हम ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस में दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी होगी एक तरीके से वो होगी ज्यादा से ज्यादा फीमेल बच्चा प्रोड्यूस होने की। तो ये एक्चुअली में दोस्तों सिंपल इसकी टेक्नोलॉजी है।
अब दोस्तों क्या ये टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट है? तो दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि यहां पर एक तरीके से जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें 80 से 90% एक्यूरेसी है कि वो फीमेल हो, यानी 10 से 20% जो एक्यूरेसी है वो फिर भी ये रह जा रही है कि वो मेल होगा, क्योंकि दोस्तों सीमेन में काफी सारे स्पर्म सेल्स होते हैं और उन स्पर्म सेल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई फीमेल वाला होता है, मेल वाला होता है, और वो काफी छोटे होते हैं। तो अभी भी ये टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं है कि 100% रिजल्ट दे सके। तो यहां पर दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये इस तरीके से काम करेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि कौन सा इसमें से एक्स क्रोमोसोम है और कौन सा वाई क्रोमोसोम है? तो यहां पर दोस्तों आप इस चीज को रीड कर सकते हैं। जो डीएनए होता है वाई वाले में, उसमें 3.8% ज्यादा डीएनए होता है इन कंपैरिजन टू एक्स, और जब उसमें ये कुछ स्पेशल डाई मिलाई जाती है फ्लोरोसेंट की, तो वो उसमें एक तरीके से जो कलरिंग इफेक्ट देता है उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर बायोलॉजी वाले लैब में काफी एक तरीके से मेहनत करके इनको यहां पर सेपरेट करने की ऐसी कोशिश की जाती है। अब दोस्तों ये फार्मर्स के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और हमें इंटरनेशनल सप्लायर मिल्क का बनने में किस तरीके से हेल्प करेगी, इसको समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको A1 मिल्क और A2 मिल्क में फर्क पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो A1 मिल्क होता है वो एक तरीके से डायबिटीज और हार्ट डिसीज का कारण बनता है, लेकिन जो A2 मिल्क होता है वो काफी सेफ होता है। यहां पर दोस्तों जो A1 मिल्क होता है वो हमें फॉरेन की काऊ की ब्रीड से मिलता है, जबकि जो हमारी देसी काऊ की ब्रीड है उससे दोस्तों हमें A2 मिल्क मिलता है। और दुनिया को इस समय दोस्तों A2 मिल्क की ज्यादा जरूरत है A1 से। हम यहां पर दोस्तों इस फैक्ट को नहीं समझ पाए, लेकिन दुनिया वालों ने इस फैक्ट को काफी अच्छे से समझा। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक रिसर्च पेपर दिखाता हूं फार्मा रिव्यू का, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि A2 मिल्क में जो है मेडिसिनल कैरेक्टर होता है। दोस्तों हमारे देश की ब्रीड का इस्तेमाल करके दुनिया वाले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम दोस्तों फॉरेन ब्रीड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब A1 मिल्क पीने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका, सारे देश जो हैं इंपॉर्टेंट वो हमारे देश की ही ब्रीड का इस्तेमाल करके अपने देश में दूध का प्रोडक्शन बढ़ा पाए हैं। लेकिन हम दोस्तों ज्यादा दूध प्रोडक्शन के चक्कर में अपने देश की जो गायों की क्वालिटी है उसको नहीं पहचान पाए। लेकिन दोस्तों अब ये सारा कुछ रुक गया है और गवर्नमेंट जो है इस पर अब कंटिन्यूसली काम कर रही है। 2017 में ही 19 मेंबर्स का एक पैनल बैठा था और उस पैनल ने यहां पर यही डिसाइड करने के लिए इसको बनाया गया है कि किस तरीके से हम अपने गाय जो हमारे देश की जो देसी ब्रीड है उसका हम इस्तेमाल कर सके। इसके रिगार्डिंग दोस्तों गवर्नमेंट एक प्रोग्राम भी चला रही है, और दोस्तों यहां पर आप इस स्पेशल प्रोग्राम का नाम देख सकते हैं, सूत्रा पीक इंडिया, यानी साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउज। यहां पर इंडिजिनस काउज यानी अपने देश की देसी ब्रीड की ही बात हो रही है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब तक इसके लिए कुछ हुआ नहीं है, बहुत सारे काम एक्चुअली काफी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। जैसे कि एक कैप्सूल हमने बना लिया है जिससे हम काव डंग को एक दिन में ही डिग्रेड कर सकते हैं और उसके डिग्रेडेशन से हम काफी ज्यादा बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों इंडिजिनस काउज का काफी अच्छा इस्तेमाल है। इसके अलावा दोस्तों आप ये राज्यसभा टीवी का स्पेशल प्रोग्राम देख सकते हैं, इसमें फूलों का और काव डंग जो है यानी गाय का जो गोबर है उसको मिलाकर अगरबत्ती, धूप बत्ती जैसी इंपॉर्टेंट चीजें बनाई जा रही हैं जिसका पूजा में इस्तेमाल होता है। और यहां पर दोस्तों इस इंपॉर्टेंट सेक्टर ने भी काफी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और काफी ज्यादा महिलाओं को एम्पावर किया है। इसके अलावा दोस्तों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी एक इंपॉर्टेंट बूस्टर है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है। और दोस्तों इसके अंडर में जो खाद या पेस्टिसाइड्स बनाया जाता है उसके लिए भी हमें इंडिजिनस काउ के ही काउ डंग की या यूरिन की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक अच्छा खासा इस्तेमाल है। और दोस्तों ये सारा कुछ होता कैसे है इसके बारे में बताया है पद्मश्री अवार्डी श्री सुभाष पालेकर जी ने। इन्होंने इसको काफी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके इसकी इंपॉर्टेंस को बता रखा है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर इस पर हम कभी और वीडियो बना देंगे। तो आप दोस्तों देखिए, अब सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया भर के लोग जो हैं एक तरीके से इंडिया के जो स्क्रिप्चर्स में लिखी बातें हैं उसको मानने
के लिए काफी हद तक अब तैयार हो चुके हैं और आगे भी वो ऐसा करेंगे। अब दोस्तों इतनी सारी बातें बताने का मतलब ये कि जो गवर्नमेंट यहां पर विजन लेकर चल रही है उसके रिगार्डिंग काफी सारा काम कर चुकी है और यहां पर मैंने आपको ब्रीफली अपडेट्स दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत में भी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो काफी हद तक अपना रोल प्ले करेगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आज भी हम अपनी फर्टिलाइजर के लिए चाइना और फिर दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। तो यहां पर अगर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ये डिपेंडेंसी भी कम होगी। दोस्तों अगर आप हमें कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है kantaeducation@ybl और आप इनमें से किसी भी टूल का इस्तेमाल करके इस पर पेमेंट कर सकते हैं और ये पेमेंट आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना कर सकते हैं।